एक चल रही भाई तैयारी आप लोगों की सही चल रही क्या? नहीं चल रही? मार्क्स नहीं आ रहे ज्यादा? मार्क्स नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, अपना काम है पढ़ाई करना, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखो, आप अभी मार्क्स कितने आ रहे हैं कितने आ रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि मार्क्स लाने की तो आपको कोशिश करनी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखो आप कि आप माइंड से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। माइंड बिल्कुल आपका स्टेबल होना बहुत जरूरी है। आप माइंड में सेट कर लो कि हमारे को पास होना है, इसके अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है, तो इसका मतलब कि पास हो जाओगे। अगर हल्का सा भी आपके पास अल्टरनेट है कि यार हो सकता है कि फेल हो जाए, तो ये मान लो कि फिर 100% फेल होंगे, फिर पास हो नहीं सकते। इसका रीजन क्या होता है कि जब हमारे पास में दो चॉइस होती है कि एक टिपिकल और एक इजी, तो हम इजी चॉइस को यूज करते हैं, ठीक है ना। और पास होना तो बहुत टिपिकल चॉइस है, फेल होना बहुत इजी है। उसका रीजन क्या है कि फेल होने के लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं, पास होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए माइंड में अगर हल्का सा भी है कि यार फेल हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इजी चॉइस की तरफ जाओगे। इसलिए माइंड से निकाल दो कि हमारे को इसी अटेम्प्ट में बहुत लोग क्लियर करना है। या मान लो जिस बच्चे की रैंक लाने की इच्छा है, तो इसका मतलब है कि इसी अटेम्प्ट में मेरे को टॉप रैंक लानी है। अगर ये माइंड में डिटरमाइन कर लेगा, उसके हल्के से भी डाउट नहीं रहेगा, तो रिजल्ट आ ही जाएगा। इसका रीजन क्या होता है कि जहाँ पे मेरे पास भी मान लो मैंने डिटरमाइन कर लिया कि सर मेरे को तो पास होना ही है या रैंक लानी है, इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसका मतलब है कि मैं अकॉर्डिंगली स्टडी करना चालू कर दूंगा, ठीक है। डेली टारगेट सेट करूंगा कि मेरे को इतना टारगेट पूरा करना है, उसको अचीव करना ही करना है, क्योंकि मेरे पास दूसरा अल्टरनेट तो है नहीं, मेरे पास फेल होने का अल्टरनेट तो है नहीं, तो इसका मतलब है कि पास होने का अल्टरनेट है, तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हल्का सा भी माइंड में नहीं रहना चाहिए कि हम पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, हल्का सा डाउट नहीं होना चाहिए। एक चीज को ध्यान रखनी है आपको, आई समझ में जी। और अब आप जब मैंने सेट कर लिया कि मेरे को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना ही करना है, तो आप मैंने पहले ही बताया था आपको कि अपने टारगेट सेट करो। एक दिन टेस्ट से पहले का छोड़ दो रिवाइज करने के लिए, बाकी रिमेनिंग डेज में आप सिलेबस को अलोकेट करो, और डेली की डेली जो अलोकेशन आया है वो पूरा हो जाना चाहिए। और पढ़ाई जो कैसे करोगे, 3 बार रिवीजन होना चाहिए एक दिन में। आपका सुबह का आधा घंटा जब स्टार्ट करोगे तो पिछले दिन पढ़ी हुई चीज को रिवाइज करोगे, 15 घंटे आप फिर आज का रिवीजन करोगे, ठीक है ना। और लास्ट में आधा घंटा क्या करोगे कि जो आपने रिवीजन आज दिन में किया है उसको रिवाइज करोगे। 3 बार रिवीजन ये हो जाएगा, और चौथी बार रिवीजन आपका कब हो जाएगा, टेस्ट के एक दिन पहले। ये करके आप टेस्ट दोगे तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक तैयारी हो जाएगी। ये ध्यान रखना है कि टेस्ट का सिस्टम मैंने इसका एक ही पर्पज है कि टेस्ट के बहाने आप लगे रहो। हमारा पर्पज ये नहीं कि ठीक है टेस्ट में इतने नंबर पता करना है कि इसके इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं, तो नंबर ही आने से क्या होगा, एग्जाम आपको तो नंबर कब चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए एग्जाम में। और एग्जाम में मार्क्स आए, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा स्टडी करनी पड़ेगी। और टेस्ट को अगर आप एग्जाम की तरह मानते हो तो मान लो एक्स्ट्रा स्टडी करोगे। जैसे एग्जाम में आप 17-18 घंटे पढ़ सकते हो, 17-18 आवर्स, कोई बिल्कुल जोर नहीं आता आपको, खुशी होती है उल्टे पढ़ाई करने में। उसी तरीके से अगर आप इनको एग्जाम मान लोगे तो अभी 15-16 घंटे पढ़ाई कर लोगे, 15-16 घंटे पढ़ाई कर लोगे तो एक्स्ट्रा स्टडी हो जाएगी, और वो एक्स्ट्रा स्टडी आपके एग्जाम में काम आएगी। फिर अदरवाइज जैसे मान लो आपको लगता है कि 4 महीने बाद एग्जाम है, 3 महीने बाद एग्जाम है, तो आप क्या करोगे, चलो ठीक है बाकी कल पढ़ लेते हैं। लेकिन इस टेस्ट के प्रेशर की वजह से अगर मान लो आप 4 घंटे डेली पढ़ लेते हो एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब है कि 4 महीने में आपने कितने घंटे पढ़ाई कर ली, 4 घंटे में 4 घंटे में 4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर ली, 480 आवर्स। और 1 घंटे में चौथा ही नंबर बढ़ता है, इसका मतलब 120 मार्क्स बढ़ जाएंगे आपके। इसलिए क्या है, आपको एक चीज सेट रखो कि इन टेस्टों को एग्जाम के लिए ट्रीट करना है बस, इसके अलावा आपको दूसरा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्लियर चीज। और देखो एक चीज ध्यान रखना है कि जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो टेंशन है कि यार अभी नंबर कम आ रहे हैं तो क्या हम लोग पास होंगे नहीं होंगे। बच्चा फेल इसलिए नहीं होता कि उसकी नॉलेज कम होती है, बच्चा इसलिए फेल होता है कि वो माइंड स्टेबल नहीं होता। आप ये मान के चलो कि अगर आपको 25 मार्क्स से क्वेश्चन पे आते हैं ना, आप इजीली पास कर सकते हो एग्जाम। ओनली 25 मार्क्स से क्वेश्चन आपको आता है ढंग से, आप आराम से इजीली एग्जाम पास कर सकते हो। उसका रीजन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास पेपर आया 100 मार्क्स का, उसमें से 25 मार्क्स के क्वेश्चन है जो पूरा ढंग से कर सकते हो। तो 25 मार्क्स ढंग से करोगे तो 25 मार्क्स तो आपको ये मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। 25 मार्क्स के अलावा कम से कम 40-50 नंबर के क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे आपको जिसमें लगता है कि आधा कर सकते हो, आधे पॉइंट पता है, आधे पॉइंट पता नहीं है, तो आधा क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे मान लीजिए 50 नंबर के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, आधे आधे कर दिए, तो उसका मतलब 25 मार्क्स ही आ जाएंगे। ठीक है, बाकी रिमेनिंग 25 बचे। मान लीजिए 25 में से आपको कुछ नहीं आता, आपको लगता है कि यार
20 पॉइंट कर सकते हैं, 2-2 3-3 पॉइंट पता है, तो उनको भी कर दिया, 20 पॉइंट मार्क्स वहां से आ जाएंगे। तो आप कितने हो गए, 25 में से 25 आ गए, रिमेनिंग 50 में से 50% किया तो उसका 25 आ गए, 50, और रिमेनिंग 25 में से मान लो आपने 20% कर दिया तो 5 नंबर हो गया, 55 मार्क्स आ गए। तो 55 मार्क्स आ गए तो पास हो गए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो 25 नंबर में बोलते हैं 3 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के आते ही नहीं, इसके अलावा वो डर के मारे क्या करता है कि उसके हाथों भूल जाते हो, पूरा पेपर पूरा अटेम्प्ट करता है नहीं और पहले आधे घंटे में निकल जाता है। तो आधे घंटे में निकल जाता है तो क्या होता है, फेल हो जाता है। लेकिन जो बच्चा एंड तक डटा रहेगा ना, स्टेमिना लगा रहेगा, तो वो रिजल्ट लाएगा ही रहेगा। इसलिए पास होने के लिए आपको पूरा पेपर आना जरूरी नहीं है, पास होने के लिए 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन ये मत सोचना कि यार बाकी रिमेनिंग 50 मार्क्स के क्वेश्चन में तो कुछ नहीं आता, क्योंकि आप लोगों ने इतनी पढ़ाई करी है तो उसका मतलब ये सोचिए कि यार 50 नंबर के क्वेश्चन जो आए हैं उसमें कुछ नहीं आता आपको, आधे पॉइंट तो आते ही है। तो स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, आधे पॉइंट करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। घबराने की जरूरत कहां पड़ गई। हम घबराते क्यों है, क्योंकि आप चाहते हो कि यार मेरे को तो पूरे 100 के 100 नंबर का पेपर आना चाहिए, और जैसे ही आपको 10-20 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते आपका दिमाग खराब हो जाता है कि तो मामला बिगड़ गया। ये कुछ नहीं बिगड़ा। अरे भाई फर्स्ट रैंक करके 75% मार्क्स पे यानी 80% मार्क्स पे फर्स्ट रैंक आ जाती है, तो तुम्हारे को यार फर्स्ट रैंक के ऊपर तो आना ही नहीं है, फर्स्ट रैंक के ऊपर तो रैंक ही नहीं आती ना। ठीक है, फिर क्यों घबराते हो। जब उसके बाद में 20 मार्क्स रोम करने की चॉइस अवेलेबल है, 20-25 मार्क्स रोम करने की चॉइस है, तो आपके पास और ज्यादा है कि नहीं। भाई आप वो तो 50 नंबर की गलती करो तो 50 नंबर सफिशिएंट है ना, क्यों घबराते हो। इसलिए घबराओ मत बिल्कुल भी। ये क्रिकेट में जो होता है, जो खिलाड़ी होता है, मतलब प्लेयर होता है, वो चाहते हैं कि बाहर के टिका रहे, कम से कम तो रन बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है ना, बाद में बना लेंगे। तो वो चीज आपको खोलनी पड़ेगी। नंबर कितने आते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में स्टेमिना मेंटेन करना पड़ेगा। आप एग्जाम में जाओगे ना, जब देखना आधा घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर 50% स्टूडेंट एग्जाम छोड़ के चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये गलतफहमी है कि मेरे को कुछ नहीं आता। जबकि ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं है, फिर उनको लगता है कि यार मैं तो 20-25 नंबर का आता हूं तो कैसे पास होऊंगा, इसलिए छोड़ो, क्यों मेहनत करें, फालतू 3 घंटे लिखेंगे, पास होने नहीं है। लेकिन अगर वही बच्चा अब ये सेट करे कोई बात नहीं, मेरे को तो 20 नंबर के क्वेश्चन आते थे, कोई बात नहीं 20 नंबर के क्वेश्चन में ढंग से सोल्व करूं, आगे मान लीजिए उसको तो रिमेनिंग 40 नंबर के क्वेश्चन है, 40 नंबर के क्वेश्चन आधे आते हैं, 40 नंबर के क्वेश्चन आधे करने, तो थोड़ा 20 में आ जाएगा, तो 20 में 40 हो गए ना। अब रिमेनिंग 40 नंबर के क्वेश्चन है, वो 40 नंबर के क्वेश्चन में से अगर मान लो उसको 10-20% का आता है तो 8 नंबर वहां से मिल जाएंगे, हो गए 50 नंबर, 48 हो गया। तो उसका मतलब सारे सब्जेक्ट में डबल थोड़ी रहेगा, उस सब्जेक्ट में तो 60+ आ सकता है, जब 50+ दिया तो कंपलसरी करके पास हो जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, एग्जाम पूरी देनी है, एग्जाम तक डिटरमाइन करके अपने को एग्जाम देनी है। ये पॉलिसी फॉलो करोगे तो फेल हो नहीं सकते। तो अभी जो मार्क्स आ रहे हैं ना, आपके 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, आप सोचोगे क्या पूरा पेपर दिया क्या मन लगा के आपने, तो पूरा क्वेश्चन कोई मान लो आधा क्वेश्चन दिया तो आप देखोगे यार छोड़ो तो आ ही नहीं रहा, लेकिन उसको भी अगर आप पढ़ाई करने की कोशिश करोगे ना तो उसका उसमें नंबर आने चालू हो जाएंगे। इसलिए क्या है, घबराना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को, एंड तक टिके रहो, एंड तक टिके रहोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। और जब टेस्ट होगा आप एग्जाम दे लो, एक टेस्ट होगा आपने एग्जाम ले लिया ना, आराम से पास हो जाओगे। 3 बेनिफिट होते हैं मॉक टेस्ट के। एक तो क्या है कि इसके बहाने आप एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लोगे, वैसे तो क्या है कि एग्जाम के समय आप मान चलते 18 घंटे पढ़ सकते हो, बाकी टाइम में 10-12 घंटे पढ़ सकते हो, लेकिन इन्हीं को एग्जाम मानोगे तो यहाँ पे भी आप 16 घंटे पढ़ना चालू कर दोगे और 16 आवर पढ़ना चालू कर दोगे तो एक्स्ट्रा स्टडी होगी तो उसके एक्स्ट्रा नंबर बढ़ेंगे। दूसरा है कि बच्चा पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। जब आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स छूटेंगे, पेपर छूटेगा, तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट मिनट से स्पीड बढ़ाना चालू कर दोगे, और फर्स्ट मिनट से स्पीड बढ़ाना चालू कर दोगे तो इसका मतलब है कि 10-15 मिनट आप सेव कर लोगे, उसमें एक क्वेश्चन 5-7 नंबर का एक्स्ट्रा सॉल्व कर सकते हो, तो आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। और तीसरा है मार्किंग पैटर्न। तो मार्किंग पैटर्न में क्या है कि कैसे नंबर मिल रहे हैं। अब जैसे पहले ये सेकंड स्टेज आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद में आपको बीएसआई की वेबसाइट पे मार्किंग स्कीम मिल जाएगी कि किस किस चीज के नंबर मिलते हैं। तो उसके लिए जब आप टेक्स्ट का पेपर देने आओ, टेक्स्ट की तैयारी चालू करो, रिवीजन चालू करो टेक्स्ट का, उस समय अपने वेबसाइट से टेक्स्ट का पेपर, उसकी आंसर की और मार्किंग पैटर्न तीनों आप डाउनलोड करके उसमें देख लोगे मार्क्स कैसे कैसे आते हैं, और उसी अकॉर्डिंगली आप अगली बार स्टडी करना चालू कर दो। लिखो भी एग्जाम में उसके अकॉर्डिंगली, तो ऑटोमेटिक आपके ये नंबर ही बढ़ना चालू हो जाएंगे कि आप क्या मिस करते हो, किस चीज को नहीं लिखते हो, ठीक है ना, किस किस आइटम को लिखते हैं, क्या क्या मार्क्स अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगा। तो बीएसआई पे आप अपना लॉगिन करो, स्टूडेंट लॉगिन वाले में जाके आप लॉगिन करोगे तो आपको मिल जाएगा पेपर और अपना कोड नंबर और मोबाइल नंबर डालना है,
ये पता चल जाएगा कि मतलब क्या मार्किंग स्कीम है। फिर टैक्स से पहले टैक्स ही देख लो, दोनों पेपरों की 50% 100% की। तो लो का और लो के पहले लो की देख लो, ठीक है ना। कॉस्टिंग का पहले कॉस्टिंग का देख लो, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम देख के फिर उसका रिवीजन करना चालू करो, ठीक है ना। और आप अभी भी अपने पास में इतना टाइम है कि आज से क्या आप लग जाते हो ना, अभी तक कुछ नहीं किया, आज भी लग जाते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप इजीली पास हो सकते हो, कोई हेडेक की बात ही नहीं। तो आप पास कौन होगा? जो एंड तक देता रहेगा, जो पहले ही मतलब छोड़ के भाग जाएगा, इसका मतलब है कि वो पास हो नहीं सकता। इसलिए आपको क्या करना है, एक तो माइंड में डिटरमाइन रखना है कि मेरे को पास होना है या रैंक लानी है, इसके अलावा मेरे पास फेल होने की तो चॉइस नहीं है, क्या दूसरी मेरे पास चॉइस नहीं है। ये माइंड में सेट कर दो, अपना टारगेट सेट करो, उस टारगेट को अचीव करके सोना है हमारे को, ठीक है ना। तीसरा मोकटेस्ट रेगुलर जाना है, और चौथा है कि एंड तक टिके रहना है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। जो घबरा गया ना, इसका मतलब है काम चला गया। ये मान के चलो कि जीता वो ये है जो एंड तक टिका रहा है, घबराया नहीं है, और हारा कौन है? जो पहले मैदान कूद कर गया। इसलिए एंड तक लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरी पढ़ते समय आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं थ्योरी में। एक तो होता है जिसमें पॉइंट्स लिखे होते हैं, वो पॉइंट तो आपको याद करने करनी। एक होता है पॉइंट प्लस डिटेल, उसमें पॉइंट तो याद करना है, और जो डिटेल है, मान लीजिए 10 लाइन डिटेल है, तो उसमें से आप 2-3 लाइन जो भी आपको लगता है स्ट्रक्चर है इस पैराग्राफ का, उनको अंडरलाइन कर लो, ठीक है ना। तो पॉइंट प्लस दैट कीवर्ड्स के साथ में थोड़ी अपने मेन लैंग्वेज में लिखनी है। और तीसरा है जो पैराग्राफ में क्वेश्चन आते हैं, फिर उस पैराग्राफ को आपको डिफरेंट अंडरलाइन करके पॉइंट बनाने पड़ेंगे कि इसमें इसका मीनिंग दे रखा है, इसकी ऑब्जेक्टिव दे रखा है, ये दे रखा है, वो दे रखा है, और वो पॉइंट वाइज करके पढ़ना है। इस तरीके से आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और घबराओ मत, आप ये सोचते हो कि आज थोड़ी देखो दोबारा याद नहीं हो रही, अरे तुम ये माइंड में मतलब कि तो याद हुई कि नहीं हुई। कई बार क्या होता है कि थ्योरी अपन सोचते हैं कि याद हुई, क्या सोचते हो नहीं आता, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम माइंड में इतना बर्डन है सब्जेक्ट्स का, ठीक है, तो वो ओवरफ्लो हुआ रहता है। लेकिन जब आप एग्जाम में पेपर देने जाओगे, तो पेपर देने में क्या है कि आपने जो भी 15-20 क्वेश्चन आपने देखे, तो देखते क्या है कि वो तो आपका प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा, बाकी सब वहां साफ हो जाएगा, क्योंकि वो चाहिए नहीं। तो इस तरह से वो पॉइंट याद आना चालू हो जाता है वहां पे। लेकिन आप लोग क्या लगता है कि मेरे को पॉइंट याद नहीं हो रहे, ये कॉन्फिडेंस लूज दिखाता है आपको। केवल आप माइंड में कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मेरे को याद है, और शांत दिमाग से बैठोगे ना, एग्जाम में याद आ जाएगी। पढ़ी हुई चीज हमेशा याद होती है, और वो याद आ जाती है ऑटोमेटिक। बस केवल अपने को डर रहता है कि क्या हम याद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन डरने से तो कुछ होगा नहीं। तो आप अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करो कि नहीं मेरे को ये चीज याद आ जाएगी, कॉन्फिडेंस रखो अपना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक देखो, आपको क्वेश्चन सोल्व करने का जो पैटर्न रखना है, वो रखना है पहले आपको स्मॉल और इजी क्वेश्चन करना है, उसके बाद में इजी और थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। लास्ट में जो इजी है लेकिन सबसे लेंथी क्वेश्चन वो करना है, और जो टिपिकल क्वेश्चन है जो लगता है कि बहुत कम आता है, वो सबके लास्ट में करना है। इसका इफेक्ट क्या होता है कि मान लीजिए पहले ही क्वेश्चन में आपने टिपिकल उठा लिया और 1 घंटा लग गया क्वेश्चन होना जाना, तो कुछ है नहीं उसमें, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पहले 1 घंटे के अंदर आपने 25-30 नंबर के इजी क्वेश्चन कर लिए, तो माइंड में हो जाता है कि यार 30 नंबर तो हो गए मेरे, कम से कम 2 घंटे में 10-15-20 नंबर की तैयारी कर लूंगा, तो कम से कम पहला पास होना शुरू करो। एक्स्ट्रा मार्क्स का तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आपका माइंड में लगेगा हाँ पास होने लायक पेपर हो गया, तो ऑटोमेटिक आप पढ़ के रिमेनिंग पेपर पूरा सोल्व कर दोगे। लेकिन माइंड में ये सेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपन इजी टू टिपिकल की तरफ चलेंगे, टिपिकल टू इजी की तरफ नहीं चलेंगे। इवन जब आप पढ़ाई भी करो ना, जब आप स्टडी भी करोगे, कई बार लगता है कि मेरे से पूरा रिवीजन नहीं हो पा रहा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, पहले जो इजी चैप्टर है ना उनको रिवाइज करो। टिपिकल चैप्टर का भी मत उठाओ, पहले इजी चैप्टर रिवाइज करो। उसके लिए टाइम एलोकेशन थोड़ा कम रखो, क्योंकि टिपिकल में थोड़ा टाइम ज्यादा जाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपने 50% सिलेबस रिवाइज कर लिया, 10 दिन का टाइम है, आपने 4 दिन में 3 दिन में 50% सिलेबस जो आपको इजी था वो रिवाइज हो गया, तो आपको ये तो लगेगा यार आधा तो हो गया मेरा पोर्शन, ठीक है ना। बाकी रिमेनिंग टाइम में आप और आगे बढ़ो, तो उससे थोड़ा टिपिकल उसको पढ़ो, और सबसे लास्ट में जो सबसे टिपिकल है उसको पढ़ो। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार ठीक है, मतलब इतना पोर्शन हो गया, मैं पास हो सकता हूँ। ये बच्चे प्रॉब्लम क्या आती है, वो लगता है यार ये चैप्टर नहीं आता, उसको पहले उठा लेते हैं और उसमें 2 दिन खराब कर देते हैं, फिर बाद में उनका दिमाग खराब हो जाता है कि 2 दिन निकल गए, कुछ नहीं,
ठीक है ना। अब उन्हीं 2 दिन में अगर 3-4 चैप्टर हो जाते तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस कुछ अलग ही होता। और सारे काम कॉन्फिडेंस के हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप कितने मार्क्स ला सकते हो, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कॉन्फिडेंस जब ही मेंटेन होगा जब आप पहले इजी चैप्टर को रिवाइज करोगे एंड देन टिपिकल चैप्टर को रिवाइज करोगे। लेकिन टाइम इक्वल नहीं देना, इजी चैप्टर टाइम थोड़ा कम अलॉट करना है जिससे कि टिपिकल पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम बच जाए। और ऐसा करने के बाद अगर मान लो कुछ चैप्टर रह भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ो यार, सारे क्वेश्चन उसमें थोड़े आने हैं। अगर ये करने के बाद आपको चैप्टर छूटता भी है तो वो छूटता है जो मेरे को आता ही नहीं, जिसे बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायरमेंट है, तो कोई बात नहीं। कम से कम ये तो नहीं है कि पहले टिपिकल चैप्टर कर लिया, 4 चैप्टर इजी थे जो मान लो 1 दिन की कमी की वजह से रह गई, तो एग्जाम में क्वेश्चन देता है तो टिपिकल में देता है, वो सभी में इवनली स्पीड आता है। तो कम से कम इजी चैप्टर के बारे में तो आपके सही हो जाने चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ाई भी इजी टू टिपिकल की तरफ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक पूरा पेपर रिवाइज हो जाएगा। और देखो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि केवल बच्चों में एक चीज की कमी होती है, कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक है ना। अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस है और एग्जाम में लास्ट मोमेंट तक डटे रहे कि इजी टू टिपिकल करते रहे तो फेल नहीं हो सकते। आप चाहो तो नहीं हो सकते फेल, ठीक है ना, कुछ चाहता तो नहीं है ना। लूज हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लूज करना ही नहीं है ना। आपको ये रहना चाहिए, मैंने तरीका बताया ना कि जिसको 25 नंबर का पेपर आता है वो पास हो सकता है। तो आप पहले देखो कि यार मेरे को तो पास होना, बस ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप, मैंने जो बताया कि पहले 25 नंबर करो, बाद में आधा से क्वेश्चन कर लो, जो भी है उस तरीके से करोगे तो पास हो जाओगे। तो कॉन्फिडेंस लूज क्यों करना? जब मेरे को 25 मार्क्स का पेपर आता है फिर पास हो सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंस लूज क्यों करें? कॉन्फिडेंस लूज करना ही नहीं है, ठीक है ना। जो कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना तो मान लो काम से दे, इसलिए माइंड में रखो कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं पास हो जाऊंगा। तो कई बार क्या होता है कि पेपर बहुत टिपिकल आ जाते हैं, तो बहुत पेपर टिपिकल आ गया, बहुत ज्यादा टिपिकल आ गया तो तुम्हारे थोड़ी आया यार, पूरे इंडिया के लिए। तो इंस्टीट्यूट का कहते हैं पास कैसे करना है, सबको तो फेल करने से नहीं। जब पेपर मान लीजिए बिल्कुल टिपिकल आ गया तो इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिक बोनस मार्किंग कर देती है। क्यों घबराते हो आप उस चीज के लिए? घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है ना। वो तुम्हारे पेपर टिपिकल थोड़ी आया, सभी के लिए आया। कई बार लगता है ना कि यार क्रिकेट में जो हो रहा है 100 रन बने, तो लगता है बहुत कम बने, पता चला कि दूसरे 50 ही बने, ठीक है, और पिच ऐसा ही था। क्यों घबराने की बात है, फिर भी जीत गया ना। तो इसलिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी। एंड तक स्टेमिना मेंटेन करो, एंड तक स्टेमिना मेंटेन करोगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो क्या होता है कि क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन पहले करेंगे ये सिलेक्शन बहुत जरूरी है। मान लो मैं 4 नंबर का क्वेश्चन, पहले बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर उठा लिया, 20 नंबर लग गए, 20 मिनट लग गए, ठीक है ना। फिर 4 नंबर अगले 20 मिनट लग जाएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन हुआ 1 घंटा गया, और इसी 1 घंटे के अंदर मान लो आपने 30 नंबर के क्वेश्चन सोल्व करे 30 मार्क्स की, तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि यार इतना तो हो गया। इसलिए पहले स्मॉल क्वेश्चन पहले करना है। अगर मान लो आपने बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन उठा लिया और 1 घंटा उसी में लग गया, हुआ कुछ नहीं, फिर देखो बाकी पेपर कैसा होना है। पहले काम शुरू के क्वेश्चन में अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना जरूरी है कि हाँ मेरा इतना पोर्शन हो गया, इसका मतलब कि पास होने लायक हो गए, तो फिर बाकी पेपर ऑटोमेटिकली फ्लो में हो जाता है। देखो अगर आपका माइंड फ्रेश रहना है एग्जाम में तो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन आए उसमें आप जोड़ तोड़ करके आधा क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। और अगर माइंड मान लीजिए आपका खराब हो गया, पहले बड़े क्वेश्चन में अटक गए, दिमाग खराब हो गया, तो कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो आप उसके फिर उल्टे के रहोगे। इसलिए हमेशा इजी टू टिपिकल की तरफ चलना है, टिपिकल टू इजी की तरफ कभी नहीं चलना। सर जीएसआई के नोट्स को किस सब्जेक्ट वाइज बताया हुआ है। अब जैसे आपका ऑडिट का है, ऑडिट में आपके पीएम पढ़नी है, पीएम के कौन कौन से क्वेश्चन पीएम के बजाय एसएम से करने हैं, आपको सीट दे दिया। कौन से क्वेश्चन पीएम से नहीं करने के स्टडी मटेरियल से करना है वो दे दी। इसके अलावा फिर स्टडी मटेरियल में कुछ कंसेप्ट नहीं ऐड हुई है, वो पेज नंबर दे रखा आपको, ठीक है ना, पेज नंबर से दे रखा किस पेज में वो ऐड पढ़ना है। इसके बाद ये 2 चीज करने के बाद में बीएसआई मॉड्यूल देखना और जो चीज कवर होगी हटा के बाकी रिमेनिंग 10-5 क्वेश्चन बचे वो उसमें से कर देना, ये करना आप। तो चलो ठीक है, अब आप पूरे ध्यान से लग जाओ, टारगेट सेट करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारे को एग्जाम पास करनी है या रैंक लानी है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। आप सारे मॉक टेस्ट को सीरियसली लो, पढ़ाई का तरीका भी इजी टू टिपिकल और पेपर का तरीका भी इजी टू टिपिकल, ये सिस्टम फॉलो कर लो आप।
आप डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। जो भी सारी चीजें अपने सिस्टम है सब लॉजिकल सिस्टम है, इलॉजिकल कुछ नहीं है। हर चीज जो बनाए रखी है इसका मतलब उसके पीछे सर्टेन लॉजिक्स हैं, ठीक है ना। इसलिए जो चीज अच्छे लगे वो पहले रिवाइज करो, जो चैप्टर मतलब। तो मान लो आपके किसी में 10 चैप्टर है, 10 में से 2 बहुत टिपिकल है और 8 ढंग से तैयार हो सकते हो, 8 करो 2 छोड़ो यार, लेकिन 2 छूट कौन से रहे। अगर तुम उन 2 में लग जाते तो पता चलता कि सारा टाइम वो 2 में निकल जाता है, फिर भी तैयार होता ही नहीं होता और बाकी सब 8 रह जाते। तो अपना तो है कि किस तरीके से क्या सिस्टम फॉलो करें जिससे कि मैक्सिमम पेपर अपन कवर कर लें, ये अपना पर्पज है, ठीक है ना।